हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जिसके बारे में जानकर हर इन्वेस्टर की चिंता थोड़ी बढ़ जाएगी। तो एलारा कैपिटल, जो कि दुनिया भर के कैपिटल के इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक करती है, उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो कि थोड़ी डरावने वाली है। और उन्होंने ये कहा है कि दुनिया भर के मार्केट से पैसा निकल रहा है और वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो पैसा जा रहा है यूएस के मार्केट्स में। तो उन्होंने काफ़ी सारी फिगर्स शेयर की हैं, डेटा शेयर किया है, जिसके मुताबिक पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो 41 में से 39 कंट्रीज से आउटफ्लो हुआ है। और ये कंट्रीज सिर्फ इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज नहीं हैं, इसमें डेवलप्ड मार्केट्स भी हैं। तो इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, मैक्सिको आता है, ब्राज़ील आता है, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये कंट्रीज़ आती हैं। और वहीं अगर डेवलप्ड मार्केट्स में देखें तो उसमें आपका यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ये कंट्रीज़ आती हैं। तो चाहे डेवलप्ड मार्केट हो, चाहे इमर्जिंग मार्केट हो, हर जगह से पैसा निकल रहा है और वो जा कहाँ रहा है? यूएस मार्केट्स में जा रहा है। तो अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो करीब $1200 मिलियन चाइना से निकले हैं, इंडिया से $420 मिलियन निकले हैं, यूके से $800 मिलियन निकले हैं, फ्रांस से $520 मिलियन निकले हैं और जर्मनी से $500 मिलियन निकले। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जिसमें फिगर्स हैं जो इससे थोड़ी कम ही हैं। तो अब ये सारा का सारा पैसा जो निकल रहा है वो अमेरिका जा रहा है और अमेरिका में लास्ट वीक $8 बिलियन वहाँ पर गए हैं और ये आपके 10th कंसेक्यूटिव वीक्स ऑफ इनफ्लो है। यानी कि हम देख रहे हैं कि कम से कम इमर्जिंग मार्केट्स में तो हमें भारी गिरावट पिछले 2-3 महीने से दिख रही है और डेवलप्ड मार्केट्स में भी थोड़े प्रेशर में है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है और वो सारा का सारा पैसा यूएसए में जा रहा है। वहीं अगर पिछले 5 हफ्ते का भी हम बात करें तो $37 बिलियन यूएस में इनफ्लोज गए हैं। और अगर हम आउटफ्लो की बात करें तो चाइना से $11 बिलियन निकले हैं, इंडिया से $2.2 बिलियन निकले हैं और ताइवान से $1.4 बिलियन निकले हैं। तो ये सारा का सारा पैसा अमेरिका जा रहा है। और ये सिनेरियो के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपके साथ बात किया था कि क्यों जा रहा है और किस तरीके से ट्रंप जो है पूरे दुनिया के मार्केट्स को ऐसा लगता है कि क्रैश कराने पे तुले हुए हैं। तो खबर वही है कि जिस तरीके की वो टैरिफ की बात कर रहे हैं वो सारी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अब पिछले दिनों कुछ खबरें ऐसी भी आई कि जो ज़्यादातर यूएस में कंपनीज़ हैं, तो अब जानते हैं दोस्तों, यूएसए की कंपनी पूरे दुनिया में ट्रेड करती हैं। वो अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, अपने कॉस्ट को कम करने के लिए रॉ मटेरियल्स या ह्यूमन रिसोर्सेज को वो जो है पूरे दुनिया से इंपोर्ट करती हैं। और उनको अब ये डर सताने लगा है कि अगर टैरिफ्स लगेंगे, ट्रंप ने लगाया, तो हमारे इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अमेरिका में रखना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि वहाँ पर जो रिसोर्स यहाँ पर 30,000 रुपये में काम करने को या 50,000 रुपये में काम करने को तैयार होता है, वहीं पर जो है वहाँ पर आपको 40-50 लाख रुपए का उनका खर्चा होता है। तो उनके ऑब्वियसली देर वरीड कि उनके कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट, ये सारे बढ़ जाएंगे और वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे वर्ल्ड की दूसरी कंपनी से, जो है वो खास करके चाइना से वो पिछड़ जाएंगे, ऐसा उनको डर है। और वो इसको लेकर चिंतित हैं। उन्होंने लॉबिंग करना शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट जो ट्रंप जो होने वाले हैं उनके साथ इनफॉर्मल या फॉर्मल चैनल से बात करने की कोशिश की, उनके टीम मेंबर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ट्रंप बच होने को तैयार नहीं है। उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया, उनकी टीम ने भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई ये होके रहेगा चाहे जो भी हो जाए। अब इसका फ़ायदा वहाँ की कंपनीज़ को होगा, कुछ एनालिस्ट लोग ऐसा बोल रहे हैं और कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये एक नया ट्रेड वॉर शुरू करेगा जो कि बाज़ारों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाएगा। तो अगर हम टैरिफ की बात करें, जो ट्रंप का प्लान है, उन्होंने कहा है कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे उन कंपनीज़ के ऊपर जो बाहर से माल खरीदते हैं और चाइना के ऊपर एडिशनल 10% लगाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है, ब्रिक्स कंट्री जिसमें इंडिया भी आता है,
अगर उन्होंने डॉलर के अलावा किसी और करेंसी से ट्रेडिंग किया तो 100% वो टैरिफ लगाएंगे। तो जैसा कि हम ट्रंप को जानते हैं कि वो जो है अभी फ़िलहाल इसमें हिलने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इतने सारे सीईओज़ जब आउटरीच करेंगे तो हो सकता है वो थोड़ा अपने उसमें बदलाव कर दें, और कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये एक उनकी नेगोशिएशन के टैक्टिक्स है। तो जैसे एक नया जो पुलिस वाला आता है किसी इलाके में, तो सबसे पहले वो जाके हर जगह रेड मारता है, रेड मारकर अपना टेरर जो है फैलाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कई पुलिस वाले भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। तो ये भी कुछ ऐसी ही टैक्टिक्स शायद है कि इतना प्रेशर क्रिएट कर दो कि सारी की सारी कंट्रीज़ नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएं, और ऐसा ही जो है इंडिया के साथ भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ किसी तरीके का नेगोशिएशन हो जाए और हमारी आईटी कंपनीज़ जो हैं बच जाएं। अब आईटी कंपनी अगर हम बात करें अपनी, तो एक व्यू क्या है कि वहाँ पे कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, तो ज़्यादा आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी को मिलेंगे। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन अगर हम ट्रंप का पिछला सेशन देखें तो उन्होंने इस बार पर बहुत ज़ोर दिया था कि इंडियन आईटी कंपनीज़ को जो है यूएस में स्टाफ्स रखने पड़ेंगे, और इंडियन आईटी कंपनी से मजबूरी में किया भी, अपने वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लोगों को प्लेस किया। और हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ की सैलरीज़ और वहाँ की सैलरीज़ में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, और ऑब्वियसली इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज़ को लोग प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक लो कॉस्ट आईटी सर्विसेज सोल्यूशन मिलता है। और अगर आप जो ऑफशोर और ऑन साइट का मिक्स को चेंज कर देंगे तो काफ़ी हद तक जो है कंपनीज़ के मार्जिन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बात सही है कि आईटी सर्विसेज कंपनीज़ के पास ज़्यादा बिजनेस आ सकता है, लेकिन उनके मार्जिन्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब लेकर मैं बहुत ज़्यादा आईटी सर्विसेज कंपनीज़ पर बुलिश नहीं हूँ। तो अब कुछ दिनों की बात है, कुछ हफ्तों की बात है, और जल्दी ही ट्रंप आने वाले हैं, अपनी पोजीशन ओवल ऑफिस में लेने वाले हैं, और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन जो उनके अगर हम पिछले जो उनका जो टेन्योर था उससे कंपेयर करें तो सिचुएशंस मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी, कम से कम इनिशियल डेज में तो नहीं होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो इतने सारे जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं ट्रंप को लेकर, तो इंडिया में एफआईआईज़ अभी क्यों बाइंग कर रहे हैं? पिछले दिनों तो उनका बाइंग का डेटा आया और 10% मार्केट गिर के निफ्टी 6-7% रिकवर भी कर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके कई रीज़न्स हैं। एक तो क्या है कि अभी भी हमारे देश में भी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, अगर आप पकड़ सकते हैं तो सही, अगर एनालिसिस करेंगे तो उन्हें पकड़ सकते हैं। तो अच्छे स्टॉक्स को जो है हर कोई लेना चाहता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो रोटेशन कर रहे हैं, तो खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी बात कि एफआईआईज़ हमेशा लॉन्ग टर्म की बाइंग नहीं करते हैं, वो सट्टा भी मारते हैं और शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग भी करते हैं, तो वो स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। और हम अक्सर देख भी रहे हैं कि हर लोअर लेवल पर वो खरीदते हैं और हर हायर लेवल पर वो सेल करते हैं। मैंने आपके साथ डेटा भी शेयर किया है, स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जब बाज़ार ऊपर जाता है हेवी वॉल्यूम के साथ वो सेलिंग करते हैं। तो अगर एफआईआईज़ खरीद रहे हैं, उनका बाय का डेटा आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और दोबारा से खरीदारी करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये शॉर्ट टर्म की बाइंग भी हो सकती है। इसी बीच अगर आप रिटेल का बिहेवियर देखें तो क्या हो रहा है? देखिए, रिटेल जिन्होंने पिछले फॉल में अपनी उंगलियां जलाईं, वो तो कुछ तो संभल गए, सुधर गए, और कुछ जो है उनका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा हाई हो गया है, ये सोच के कि अरे यार मार्केट गिरता है, चढ़ जाता है यार, टेंशन क्या है, लगाओ देखी जाएगी। तो वो कर रहे हैं और ये हमें डेटा में भी दिख रहा है। अगर आप इस वक्त देखें तो 10% निफ्टी गिरा, वो रिकवर होकर 6%, 6.5% करीब रिकवर हुआ है। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप नवंबर तक 8.6% गिरा था और अब वो पूरा का पूरा रिकवर कर गया, 10.3% रिकवर कर गया।
तो ये जो स्मॉल कैप, जैसे कि हम जानते हैं अक्सर कि इसमें रिटेल के ट्रेडर्स, जो नए छोटे निवेशक होते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो कम कैपिटल में ज़्यादा शेयर्स एक्वायर कर लेंगे और उन स्टॉक्स में मूवमेंट भी ज़्यादा होती है। तो ये क्लियरली एक रिटेल का बिहेवियर है, क्योंकि आप देखिए लार्ज कैप्स पूरी तरीके से अभी रिकवर नहीं हुए हैं, लेकिन स्मॉल कैप्स जो हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी वो ऑल टाइम हाई लेवल पर भी चल रहे हैं। दूसरी जो चीज़ थोड़ी चिंता की दोस्तों बात है, दोस्तों हम सब जानते हैं डेटा आ रहा है, इकोनॉमिक डेटा काफ़ी अच्छा नहीं रहा और जीडीपी के जो ग्रोथ रेट में भी गिरावट हुई है, एक्सपेक्टेशन से ग्रोथ रेट कम आई है और जो मिडिल क्लास है वो स्ट्रगल कर रहा है, लोअर मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहा है और वो हमें एफएमसीजी के जो सेल्स में भी ट्रांसलेट होता हुआ दिख रहा है। इसका एक जो दूसरा पहलू ये है कि जो छोटे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो जैसा जो स्मॉल फाइनेंस कंपनीज हैं, उनसे वो लोन ले रहे हैं और एक आदमी 3-3, 4-4 लोन्स ले रहा है और वो डेटा भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से आरबीआई ने भी उस पर वार्निंग जताई है और वहाँ पर फ़िलहाल जो है अभी स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। उसी का नतीजा है, अगर आप देखिए जो भी बैंक्स ये स्मॉल फाइनेंस कंपनीज़ को पैसे देते हैं, उनमें प्रेशर होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखिए पिछले दिनों इंडसइंड बैंक के साथ क्या हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि इतनी गिरावट हमें इसलिए देखने को मिली क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोग जो लोन्स हैं वो स्मॉल फाइनेंस कंपनीज़ को दिया था। तो क्या होता है कि जो बड़े बैंक होते हैं वो अपना पैसा पूरा का पूरा छोटे जो लोग जो इनकम वाले लोग होते हैं, कम इनकम वाले लोग होते हैं, उनको लोन नहीं दे पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को देते हैं पैसा, एक मुश्त पैसा, बड़ी रकम दे देते हैं और फिर वो छोटे छोटे लोन्स उनको देते हैं। तो जो बैंक्स जो है कि ज़्यादा उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लोन दिया था, जो बैंक दे रहे हैं वो प्रेशर में हैं। तो यहाँ पर भी एक जो है बड़ा खतरा बैंकों पर बना हुआ है कि क्योंकि एक तरफ तो बैंक जूझ रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं आ रहा, लोग बैंक में पैसा नहीं रख रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोन अगर उन्होंने दिया हुआ है वो भी, उसमें भी अगर थोड़ा खतरा बनता है तो ये बैंकों के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए बैंक के स्टॉक्स अब देखिए थोड़े से अभी प्रेशर में लग रहे हैं। हालांकि बैंक के स्टॉक्स जो है ऑल टाइम हाई के नज़दीक हैं, लेकिन अभी अगर हम कंपेयर करें, और थोड़ी देर में मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, तो बैंक के स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्क होता हुआ हमें दिख रहा है। अगर गिरावट हुई बड़ी तो बैंक के स्टॉक्स ज़्यादा गिरने के उम्मीद है। तो अब आइए दोस्तों अब ज़रा बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 24,860 से ऊपर मैं बाय नहीं करूँगा, वो एक क्रूशियल लेवल है। और फ्राइडे के दिन हमने देखी काफ़ी बड़ा रिवर्सल दिखा, काफ़ी तेज़ी भी दिखी, लेकिन आज हमें थोड़ा गिरावट होती ही दिखी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन फ़िलहाल ये नो ट्रेड जोन पर है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब तक ये 24,860 कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं करता है, मैं ऊपर के लेवल पर नहीं जाऊंगा। और निफ्टी में सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है क्योंकि अभी हम सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिकेटर्स कम से कम अभी सेल नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपने लोअर लेवल पर लिया हुआ है तो आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री इस वक्त नहीं बनती है, बाय में भी नहीं बनती है, सेल में भी नहीं बनती है। हाँ, इंट्राडे या बीटीएसटी में हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं बैंक निफ्टी में थोड़ी सी क्लैरिटी हमें दिख रही है। बैंक निफ्टी हल्का हल्का बेरिश जोन में आता हुआ हमें दिख रहा है और इसकी जो सेलिंग का लेवल मेरा जो बनता है वो बनता है 53150। इसके नीचे आते ही मार्केट को मैं शॉर्ट करूंगा। इनफैक्ट कुछ दिन पहले फ्राइडे थर्सडे के सेकंड हाफ से हमारे जो बेरिश सिग्नल ही चल रहे थे, लेकिन फ्राइडे के दिन जो वो नीचे गिर के रिकवर हो गया तो वहाँ पर हमारे पोजीशंस भी कट हो गई और अब फिलहाल हम दोबारा से सेल के मोड में हैं, मौके में हैं कि जब भी हमें मौका मिले 53150 उसके नीचे मैं सेल पे जाऊंगा। और ऑब्वियसली जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमें करंट लेवल के आसपास ही रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।